हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिज़ायर लर्निंग। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। जैसे न्यू एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसके पहले वाले एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर था वो था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड का मतलब ये है कि जैसे आज के समय में जो डेमोक्रेसी इंडिया में है वो डेमोक्रेसी क्या पहले भी था, या फिर आज इंडिया में डेमोक्रेसी है, वैसे ही नेपाल में क्या डेमोक्रेसी है, या फिर ब्रिटेन में या अमेरिका में या डिफरेंट कंट्री में आज के समय में वो क्या है। जैसे सऊदी अरबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड ये चैप्टर फर्स्ट था जो अभी एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा करके फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी नाम का चैप्टर अभी जोड़ा गया है। स्टूडेंट, इस चैप्टर का एक छोटा सा नोट ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। आज जैसे हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे आप देखते होंगे हर एक 5 साल पे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। तो ये वोट हम डालते हैं, वोटिंग के बाद ही इनका चुनाव किया जाता है। तो क्या ये वोटिंग सिस्टम पहले भी था या फिर वोटिंग सिस्टम अभी शुरू हुआ है या कुछ समय से शुरू हुआ है? तो ये डेमोक्रेसी जो है हमारा वो वोट है, और चुनने का अधिकार, शासक को चुनने का जो अधिकार है वो ओवरऑल सिटीजन के पास है, जनता के पास है। तो जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है, जैसे हम जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग मिल करके एक सरकार का चुनाव करते हैं। तो ये जो चुनाव होता है जिस प्रक्रिया के तहत होता है, ये पूरा प्रक्रिया जो है वो डेमोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। जैसे क्लास 9 में आप जो डेमोक्रेसी है तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, 9 के बाद 10th के बाद 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना है कि डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन अभी जो पढ़ना है उसके अनुसार आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। लोगों के द्वारा, जैसे हम जनताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, वो डेमोक्रेसी है। जैसे ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। पहले लोगों के द्वारा सरकार नहीं चुना जाता था, किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के राजा होते थे, राजा महाराजा होते थे जो उस क्षेत्र का शासन करते थे, लगान वसूली किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बदलाव आते गए, और आते आते अंततः लास्ट डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में आया। और डेमोक्रेसी में हमें क्या बताया जाता है? डेमोक्रेसी में सरकार जो चुनी जाती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में जो ओवरऑल पावर है, डेमोक्रेसी का ओवरऑल जो पावर है वो जनता के पास है। मतलब सरकार जनता ही है, ये जनता का सरकार है। लेकिन पहले सरकार जनता का नहीं होता था, पहले सरकार राजा महाराजाओं का होता था। अगर राजा ने डिसीजन दे दिया कि आपके इस गुनाह का ये सज़ा होना चाहिए, उसको कोई बदल नहीं सकता। और अगर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि राम कुमार इस सज़ा इस दोष के लिए ये सज़ा का पात्र है, या ये सज़ा उसको दी जाती है, तो लोअर कोर्ट के बाद ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये भी हो सकता है कि आप बाइज्जत बरी हो जाए, वो 2 साल का सज़ा तो दिया गया है, वो सज़ा ख़त्म हो जाए। आज की सरकार में ये भी हो सकता है कि किसी को फांसी का सज़ा दे दिया गया है, तो सरकार के द्वारा वो सज़ा माफ़ भी करवाया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी में बहुत तरह की चीज़ें हैं जो जनता के पास आ जाती है इनडायरेक्टली, और जनता सरकार को चुनती है, और सरकार जनता का जवाबदेही भी होती है। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज दैट लोगों ने मुझे चुना, मैं चेयर पे बैठ गया, मैं सरकार चला रहा हूँ, तो हमारे हर काम का जवाब जनता मांगेगी और जनता को देना पड़ेगा। उसका भी एक माध्यम होता है, मीडियम होता है। जैसे जनता को हम डायरेक्ट हर जनता के पास जाकर ये नहीं कहेंगे कि ये जो मैंने सड़क बनवाई है इसमें इतना खर्चा आया, इसमें इतना आया, फिर किसी और के पास जाकर कहेंगे।
इसका एक माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, मीडिया है। मीडिया के थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि हमने जो ये सड़क बनाई है वो सड़क में इतना खर्चा आया, इस तरह की चीज़ें बनाए। हमारा आगे का जो नीति है वो हम यहाँ पर हाईवेज बनवाएंगे, मेट्रोज बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें संभव है, लेकिन ये चीज़ें राजशाही शासन में ये संभव नहीं है। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो राजा का मर्जी, वो करे करे ना करे ना करे। तो ये चीज़ें इंडिया में और यूएसए में है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। मैंने 2 कंट्रीज़ का नाम लिखा है, लेकिन सऊदी अरबिया में, अफ़गानिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो वर्तमान तालिबान की सरकार है, ये तालिबान की सरकार, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि तालिबान की जो सरकार आई है यहाँ पर, वो मतलब बहुत अजीब तरीके से आई है। और तालिबान की सरकार आने के बाद वहाँ के लोगों के जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स ख़त्म हो गए। वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ के बच्चे बच्चियाँ खास करके वहाँ की लेडीज़ जो हैं, वहाँ की लेडीज़ इतनी प्रताड़ित हो गई हैं कि वो अपना आवाज़ कहने का सेंस ये है कि वो अपना राइट्स के लिए सरकार के पास बोल भी नहीं सकती। इस्लामिक कानून, जो शरिया कानून होता है, उसके तहत वहाँ पे शासन चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी से काफ़ी हटकर है, जिसको जनता के पावर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जनता क्या चाहती है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है ये देखते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर कहने का सेंस ये है कि जिस सरकार को मैंने चुना है उसका जो डिसीजन है वो सरकार में चुने हुए लोग लेंगे। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें गड़बड़ कब हुई। जैसे 1999 में पाकिस्तानी मिलिट्री कॉप ने वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड लीडर को ओवरथ्रू कर दिया, हटा दिया। इसको सैनिक तख्तापलट कहते हैं। सैनिक तख्तापलट के जरिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वहाँ के मिलिट्री कॉप ने उसको हटा दिया। और उस समय जो वहाँ के मिलिट्री के जो मेन हेड थे, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव, वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को डिक्लेयर किया। और चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने, अब ओवरऑल वहाँ का जो पावर है मिलिट्री के पास आ गया। मिलिट्री के पास आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ क्या था, मिलिट्री कमांडर था। अब मिलिट्री कमांडर जब सरकार में आ गया तो पावर ओवरऑल मिलिट्री के पास आ गया। अब मिलिट्री जैसा चाहेगी वैसा शासन करेगी। तो वहाँ के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी मीडिया और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि ये जनता का शासन नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो सरकार यहाँ पर बनाई गई है वो बिल्कुल धोखाधड़ी के जरिए बनाई गई है। एक रेफरेंडम भी करवाया, रेफरेंडम के जरिए लोगों को कन्विंस कर लिया। और 2002 में क्या हुआ कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एक पास किया गया, परवेज मुशर्रफ के सरकार के द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया। इस ऑर्डर में क्या था वो आप सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार बात है। प्रेसिडेंट कैन डिमाइज द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली इतना पावर दे दिया गया कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार में जो असेंबलीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में संसद है और विधानसभा है ना, संसद में लोकसभा, ये केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, ये दोनों ऐसी बॉडीज़ हैं जो राज्य के लिए जो कानून बनाती है वो विधानसभा बनाती है, और केंद्र के लिए जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, लोकसभा बनाती है। और ये अलग विषय है कि आगे उसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग विषय हैं, उन पर कौन पर केंद्र सरकार बना सकती है, कौन पर राज्य सरकार, ये क्लास 11th में पढ़ना है। लेकिन क्लास 9th में जो आपको पढ़ाया गया यही है कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली दोनों को वो ध्वस्त कर सकती है, मतलब दोनों को विखंडित कर सकती है। इतना सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया। और ये पावर जो है मुशर्रफ सरकार ने 2002 में एक ऑर्डर लाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके जरिए ये एक रूल जोड़ा गया। सेकेंड रूल ये जोड़ा गया, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल।
विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। अब सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क है, जो कामकाज है, वो कामकाज पूरा का पूरा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चलाया जाएगा। और वो सिक्योरिटी काउंसिल में जो ज़्यादातर लोग होते थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। अब जहाँ पर ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स रहेंगे, अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में मान लेते हैं कि हमने एक संगठन बनाया, 10 लोगों का संगठन है, उसमें 9 आदमी वैसा है जो किसी एक पार्टी से बिलोंग करता है और एक आदमी कोई और है, तो जाहिर सी बात है 9 आदमी के बात को पास किया जाएगा, जो एक आदमी का बात है उसको नकार दिया जाएगा। तो क्या ये ओवरऑल जो एग्जाम्पल बताया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है? ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है हमने जिस सरकार को चुना वो सरकार जो काम कर रही है उस काम का हिसाब जनता तक पहुंच रहा है, और जनता को अगर देश में रहने वाले लोगों को वो काम पसंद नहीं है तो वो उसका खुला विरोध करेगी। जैसे आज से 2 साल पहले किसान आंदोलन याद होगा आपको। किसान आंदोलन पर लोगों ने विरोध किया था, जमकर विरोध किया, लगातार साल भर तक विरोध किया, रोड मार्च किया, ट्रैक्टर मार्च किया। अंत में जब सरकार को लगा कि जनता अब नहीं मानेगी तो सरकार ने उस पूरे के पूरे रूल को विड्रॉ कर लिया। वो जो किसान बिल लाया था वो बिल को विड्रॉ कर लिया, जनता उससे नासंतुष्ट थी। तो ये होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता के पास पावर है, जनता के पास विरोध करने का पावर है, प्रोटेस्ट करने का पावर है। अब ये आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हमें प्रोटेस्ट करने का पावर है। ये क्लास 11th में पढ़ना है। अब डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर्स को देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मतलब चुनाव, इसका सीधा मतलब है, इतना लंबा चौड़ा नहीं देखें, अगर सीधा सीधा देखें तो चुनाव साफ सुथरा होना चाहिए। इलेक्शन जो होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। इलेक्शन में अच्छा, इसमें एक और लाइन बड़े मजे का जोड़ा गया है, ये लास्ट वाला लाइन, मैं बीच वाला भी समझाता हूँ। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी वही कहलाता है, या अच्छा डेमोक्रेसी उसी को हम मान सकते हैं जिसमें ये पूरा संभावना हो कि जो पार्टी करंट में पावर में है वो आने वाले इलेक्शन में ज़्यादातर चांस है कि वो हार जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है कि जो सरकार चला रहा है उसे भी अगले इलेक्शन में सरकार में बने रहने का कोई संभावना नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेगी, लोगों का अपना कामकाज दिखाएगी, अपना काम सही दिखाएगी, तो हो सकता है लोग उसे दोबारा वोट करें, वरना उसे हारने का पूरा चांस है। ये एक लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। उसे हारने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब क्या इसको फ्री फेयर इलेक्शन बोलेंगे? जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो हमेशा सरकार बनाती है और कोई दूसरा पार्टी ही नहीं है। वहाँ पे कोई भी सरकार बनेगी, किसी भी तरह से कोई भी चुनाव, किसी भी तरह से कोई भी आदमी जब वहाँ पर सरकार में आएगा वो एक ही पार्टी से आता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। जैसे मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ है और 1930 से लेकर के आज तक इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की सरकार बनती है। वहाँ पे विपक्षी पार्टी भी है, लेकिन विपक्षी पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। विपक्षी पार्टी कुछ कर ही नहीं पाती है। जैसे जिम्बाब्वे में भी जो सरकार बनती है उसमें विपक्षी पार्टी है। जिम्बाब्वे तो 1980 में ही आज़ाद हुआ है, लेकिन वहाँ पर तब से लेकर के आज तक एक ही पार्टी की सरकार बनती है। और एक ही पार्टी की सरकार बनती है वहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा, आगे मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ पर तो और ज़्यादा तानाशाह है। तो चाइना और मैक्सिको को हम नहीं कहेंगे कि वहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो सरकार बनती है, ज़्यादातर क्या अभी तक जो सरकार बनी है या तो कम्युनिस्ट पार्टी की बनी है या फिर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की सरकार बनी है। थर्ड है 1 पर्सन 1 वोट।
1 पर्सन 1 वोट। प्रत्येक आदमी को वोट देने का राइट्स होना चाहिए और एक आदमी का एक वोट काउंट होना चाहिए और हर एक आदमी का वोट का जो वैल्यू है वो भी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी कहने का सेंस है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई बड़ा एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसके वोट्स का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और एक वो जो गांव में खेती करता है, किसान है, फार्मर है, उसके वोट का वैल्यू कम होना चाहिए। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का जो फीचर नंबर 3 है उसमें ये कहा गया है कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। लेकिन इसका सऊदी अरबिया में अगर ये सेम चीज़ को सऊदी अरबिया में अप्लाई करना चाहे तो वहाँ पे वुमेन को वोट देने का राइट्स नहीं है। वहाँ की जो औरतें हैं वो वोट नहीं दे सकती। तो क्या हम कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया में भी 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम है? बिल्कुल नहीं है। वहाँ के वुमेन को वोट देने का राइट ही नहीं है। एस्टोनिया सिटीजनशिप रूल, एस्टोनिया एक कंट्री है, वहाँ का जो सिटीजनशिप रूल है उसमें यह है कि वहाँ की जो रशियन माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि एस्टोनिया के रहने वाले लोगों को इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। उनको आसानी से वोट देने का राइट्स मिल जाता है। फिजी इलेक्टोरल सिस्टम, फिजी का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें यह कहा गया है कि वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी। फिजी में भी बहुत सारे इंडियन रहते हैं। अब ये बहुत पहले का एक कहानी है कि इंडिया से मज़दूर काम करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाया करते थे, तो कुछ मज़दूर फिजी में भी गए थे। आज से करीब 100-200 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे जो मज़दूर गए थे काम करने के लिए, तो फिजी में जो मज़दूर हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी अब फिजी के ही नागरिक हैं। तो वहाँ पे जो इंडियन फिजी हैं, इंडियन फिजी कहने का सेंस है ये जो फिजी में रहने वाले भारत मूल के लोग, उनका वोट का वैल्यू कम है किनके मुकाबले? इंडिजीनियस फिजी, जो फिजी के मूल निवासी हैं, जो फिजी के मूल निवासी हैं, उनके वोट के कंपैरिजन में इंडियन फिजी के वोट का वैल्यू कम है। ये भी 1 पर्सन 1 वोट को क्रॉस कर रहा है, ये भी क्रॉस कर रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 1 पर्सन को 1 वोट देने का अधिकार है, चाहे जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या तमिलनाडु का रहने वाला हो या फिर गुजरात का रहने वाला हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, लेडी हो, जेंट्स हो, सबको जो 18 ईयर क्रॉस कर चुका है उसको वोट देने का राइट्स है। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट द राइट्स, ये एक सबसे बड़ा चीज है। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट। जैसे ह्यूमन राइट्स कहने का मतलब आप 11th क्लास में जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन राइट्स को पढ़ाया गया है। ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे राइट्स आते हैं। राइट्स में है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको सरकार ब्यूरोक्रेट्स में शामिल होने की आज़ादी है, नौकरी लेने की आज़ादी है, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता, आपको कहीं भी जाकर के घूमने फिरने की आज़ादी है, कोई भी काम करने की आज़ादी है। तो ये सब जो आज़ादी है वो होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि 1980 में जिम्बाब्वे वहाँ के वाइट माइनॉरिटीज से फ्री हुआ। फ्री करने का सेंस जैसे आज़ाद हुआ। जिम्बाब्वे 1980 में 1980 में आज़ाद हुआ और वहाँ आज़ाद कराने वाली जो एक रिवॉल्यूशनरी पार्टीज थी, वो पार्टी थी जेनू पीएफ। जेनू पीएफ जो पार्टी थी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी थी और भी बहुत सारी पार्टीज थी जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दी थी। तो उसी तरह जिम्बाब्वे में एक जेनू पीएफ पार्टी थी जिसके हेड रॉबर्ट म्युगाबे बहुत बड़े एक्टिविस्ट। लेकिन जब से जिम्बाब्वे फ्री हुआ है तब से लेकर के आज तक रॉबर्ट म्युगाबे का सरकार ही है।
आज तक सरकार चेंज नहीं हुआ। ये क्या दिखाता है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन वाली पार्टी, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब मौका मिले भी तो कैसे मिले? जैसे देखिए, इसने पूरा रेडियो को कंट्रोल कर रखा है, पूरा टीवी को कंट्रोल कर रखा है, न्यूज़पेपर को कंट्रोल कर रखा है, और वहाँ पर कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसको भी ये मानने को तैयार नहीं है। अगर वो रेडियो और टीवी को कंट्रोल कर लेंगे तो छोटी सी बात है, सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं वही रेडियो पे सुनाई जाएगी, सरकार की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो टीवी पे दिखाया जाएगा, न्यूज़ में उसी को चलाया जाएगा। सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने ये बढ़िया किया, और सरकार ने जो गड्ढे खोदे हैं वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी पार्टिकुलर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब कंट्रोल हो जाने के बाद कोई भी कंट्री वो बहुत ज़्यादा दिन तक तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनता का आवाज़ होता है। अगर आपके आवाज़ को जनता तक पहुंचाना है, उसका सबसे बड़ा मीडियम कौन है? मीडिया है। आपकी जो परेशानियां हैं, मीडिया उस चीज़ को सरकार तक पहुंचाती है। अगर मीडिया ही बिक जाए, अगर मीडिया ही अपना काम करना बंद कर दे, तो आपका आवाज़ जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि आज वो चीज़ें बदल गई है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में सबके पास कैमरे हैं और सबको बोलने का भी अधिकार है। अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे आपके क्षेत्र में नाली की समस्या है, अगर आपके क्षेत्र में नाली है जो ख़राब है, आपके क्षेत्र में सड़क खराब है, आपके क्षेत्र में बिजली नहीं आती, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक कैमरे से वीडियो बना करके वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अपनी समस्याओं को बता करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इसके माध्यम से जनता के आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जाता था। और जब ये सारी एजेंसियां अपना काम करना बंद कर देती थी, तो तानाशाही वाले शासन को माना जाता था कि ये शासन जो है वो तानाशाही है। वाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? या डेमोक्रेसी ज़रूरी है या डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है? तो इसके विपक्ष में कुछ लोगों ने तर्क दिया है। जैसे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने अपना आर्गुमेंट दिया है कि देखो डेमोक्रेसी कोई ज़रूरी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं रहने से ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों ने जो आर्गुमेंट दिया है कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी नहीं है, उसमें पहला आर्गुमेंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर बार बार बदलते रहते हैं। अब बार बार बदलते रहते हैं तो उससे क्या है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। अगर हम किसी डिसीजन को मान लेते हैं कि एक संसद भवन बनाने का डिसीजन लिया गया किसी पार्टी के द्वारा, और अगले बार उसका क्या है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि क्या है ज़रूरत दूसरे संसद भवन बनाने की, ये जो संसद भवन है ये काफ़ी है। मतलब इनस्टेबिलिटी होने के बाद जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बदल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि लीडर्स जो है वो बदलते रहते हैं, इसलिए जो यहाँ पर डिसीजन लेने में वो इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। यहाँ पर मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल है। यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन है। लोगों को सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने का एक होड़ लगा सा है। इसमें लोगों की नैतिकता को लेकर के उसमें कोई किसी भी तरह का उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी लीडर जो है वो लोगों के लिए नहीं जाता, वो अपना प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जाता है, ऐसा कहना है। थर्ड नंबर में कहना है कि सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। मतलब डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं, इसलिए किसी भी तरह के फैसले लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए टाइम तो लगता है, लेकिन फैसले सही होते हैं या फैसले सही होने की संभावना होती है। जैसे जो शासन राजशाही शासन होता है, राजा का शासन होता है, वो फैसला सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता है कि राजा अगर हाँ बोलेगा तो हाँ, ना बोलेगा तो ना। लेकिन डेमोक्रेसी में
लोग बहुत सारे होते हैं और लोगों की सहमति के बाद ही फैसले होते हैं। जैसे संसद भवन में अगर लोकसभा में कोई बिल लाया गया, बिल पे चर्चा होती है और चर्चा में अगर लोगों ने अपनी सहमति जताई, सहमति कहने का सेंस अगर 500 लोग प्रेजेंट हैं मान लेते हैं लोकसभा में, तो 500 लोग अगर प्रेजेंट हैं तो 500 लोग में ज़्यादातर, अगर ज़्यादा संख्या में लोग उस पर बहुमत अपना देंगे, ज़्यादातर अगर अपना वोट करेंगे तभी वो बिल पास होगा। तो वो कहने का सेंस यही है कि बहुत सारे लोगों के चलते फैसले लेने में बहुत टाइम लग जाता है। फोर्थ बोल रहे हैं कि इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो लोग इलेक्टेड होते हैं उन्हें लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो पता ही नहीं होता है और ये पता ना होने के कारण उनके डिसीजन में हमेशा कमी पाई जाती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब चुनाव में तो करप्शन होता है, इसका कहना है। जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो लोग अपना तर्क दे रहे हैं उनका कहना है कि ये डेमोक्रेसी में बार बार इलेक्शन ही होते रहते हैं और इलेक्शन में कितना करप्शन होता है पूछो मत, खर्चा उतना ही होता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, चुनाव कराने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इनका कहना है जो इसके आर्गूमेंट, जो अपना आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट देते हैं। अब कुछ लोग जो डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, जो डेमोक्रेसी को अपना अच्छा मान करके वो आर्गूमेंट देते हैं, आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं कि डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, इसके पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं वो ये बताते हैं कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेही गवर्नमेंट होता है, किसी भी तरह के कामकाज का वो हम उससे जवाब ले सकते हैं, वो जो काम किया है उसकी जवाबदेही बनती है। अगर वो कोई बिल लाती है, अगर वो कोई आने वाले दिनों में काम करती है तो उस काम का हिसाब वो जनता को देती है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक पहला रीज़न बताया है कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता है वो डेमोक्रेसी में बढ़ जाती है। देखिए, बढ़ जाना सेंस कहने का मतलब ये है कि ये निर्णय एक आदमी के द्वारा नहीं लिया जाता। अगर आपके ही परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोग आपस में डिस्कस करके कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और उस बात पर 10 लोगों के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, तो वो निर्णय जब लोगों की सहमति से होगा तो जाहिर सी बात है वो बढ़िया निर्णय होगा। लेकिन वही अगर किसी निर्णय को एक आदमी के द्वारा लिया जाता है, वो कहा वही सही है, बाकी आप कह रहे हैं उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, तो वो निर्णय क्या होता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। वो निर्णय ज़्यादातर वो निर्णय गलत होता है। तो डेमोक्रेसी जो डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपसी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सुलझाने में डेमोक्रेसी मदद करता है। जैसे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को इक्वल राइट्स दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, सबको इक्वल राइट्स दिया गया है। और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पर उन्हें कोर्ट जाने तक का जो भी चीज़ें हैं वो सबको बराबर है। अमीर गरीब को देख करके इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं बांटी गई है। तो डेमोक्रेसी इसलिए भी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। व्यक्ति की गरिमा का ख्याल भी रखता है। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखने का मतलब यह है कि अगर आपकी आस्था, अगर आप मंदिर में आस्था है तो आप मंदिर में जाने के लिए फ्री हैं, मस्जिद में है तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए फ्री हैं।
अगर आप बौद्धिज्म को मानने वाले हैं तो उसमें उनके आपकी आस्था है, तो आपकी डिग्निटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बाकी आर्टिकल के बारे में जो पढ़ना वो क्लास 11th वाले चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें आपको अलग अलग आर्टिकल में बताया जाएगा कि इसमें ह्यूमन राइट्स है, किस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटीजनशिप के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो ये आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। बाकी ये 4 चीज़ें हैं और मेनली यही है जो एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब डेमोक्रेसी के बाद, जैसे किसी कंट्री में डेमोक्रेसी आने के बाद वो कंट्री का जो भविष्य है वो क्या होता है। भविष्य कहने का सेंस है कि धीरे धीरे वो कंट्री विकसित होने लगता है, उसका जो ट्रेड है वो दूसरे कंट्री के साथ वो धीरे धीरे, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो ये बढ़ना कहने का सेंस है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो कंट्री मजबूत जब धीरे धीरे बनती है, तो धीरे धीरे बनने का सेंस है कि किसी कंट्री के साथ व्यापार होना, किसी कंट्री के साथ ट्रेड होना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कोलैबोरेट होना, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें विकास होता है। तो ये चैप्टर फर्स्ट था जो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है जो आने वाले दिनों में बताया जाएगा। तो ये जो क्लासेस हैं वो आपकी लगातार चलती रहेंगी।